नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। 24वें भाग का वाचन करना था। नई कविता का युग का संबंध नई कविता पत्रिका से है, जो इलाहाबाद में आरंभ हुआ था। नई कविता कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नई कविता पत्रिका इलाहाबाद में। इसके प्रकाशन का संक्षिप्त वृत्त इस प्रकार है। आलोचना त्रैमासिक के संपादक मंडल धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा, विजयदेव नारायण शाही की एक बैठक में, जो भारती के इलाहाबाद स्थित आवास पर आयोजित थी, उसके प्रकाशक ओम प्रकाश भी आए हुए थे। वहाँ यह निर्णय हुआ कि इलाहाबाद के युवा लेखकों के सहकारी प्रकाशन कविता प्रकाशन, इलाहाबाद के युवा लेखकों जो हैं उन लोगों का सहकारी प्रकाशन मतलब साथ में प्रकाशन जो है कविता प्रकाशन की ओर से नई कविता शीर्षक एक अर्धवार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाए। संपादन का दायित्व जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी को दिया गया, जो हमारे इस पुस्तक के लेखक हैं उनको दिया गया है। व्यवस्था और वितरण का जिम्मा राजकमल प्रकाशन की ओर से होना स्थिर हुआ है। सारी योजना व्यवस्था के स्तर पर आकस्मिक थी, पर रचनात्मक स्तर पर उतनी आकस्मिक नहीं थी। पिछले कुछ समय से नई कविता की चर्चा परिचर्चा का एक काव्य आंदोलन के रूप में इलाहाबाद में और बाहर भी चल रही थी। यह प्रकाशन योजना उसकी स्वाभाविक परिणति थी। 1943 के फरवरी में नए लेखकों की संस्था जो है परिमल की ओर से नई कविता विषयक एक गोष्ठी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ओरिएंटल हॉल में आयोजन हुआ था। भारत भूषण अग्रवाल, जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता के विविध पक्षों पर उसमें पर्चे पढ़े और फिर शाम की बैठक में काव्य पाठ था शंभुनाथ सिंह की अध्यक्षता में। शमशेर की लंबी कविता अमन का राग पढ़ते हुए, शमशेर की लंबी कविता है अमन का राग, महत्वपूर्ण है। पढ़ते समय प्रबुद्ध श्रोताओं में भी कुछ अधीरज का संचार हुआ था। मार्च 1943 के नए पत्ते में उक्त गोष्ठी की एक संक्षिप्त सूचना प्रकाशित हुई और काव्य पाठ को लेकर एक पत्र ब्रजेश्वर वर्मा का छपा नई कविता। श्रोता के दृष्टिकोण से भारत भूषण अग्रवाल द्वारा पठित निबंध नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व भी इसी अंक में छपा था। रामस्वरूप चतुर्वेदी का गोष्ठी में पठित निबंध नई कविता के मुक्त छंद रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का निबंध है। कल्पना पत्रिका में अगस्त 43 अंक में प्रकाशित हुआ था। नई कविता पत्रिका का 1954 में प्रकाशन लघु पत्रिकाओं की एक श्रृंखला के क्रम में है। नए पत्ते, नई कविता, निकास, प्रतिमान जैसी पत्रिकाएं परिमल वृत्त के लेखकों द्वारा आयोजित हुई है। निराला इन नए लेखकों के मन में कैसे बसे थे, इसका रोचक साक्ष्य इस तथ्य से मिलता है कि उनकी गोष्ठी के नामकरण कवि आरंभिक संकलन के आधार पर परिमल हुआ था। लंबी अवधि तक जिसके संयोजन का दायित्व हरदेव बाहरी, हरिमोहन दास टंडन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तथा लक्ष्मीकांत वर्मा ने निभाया और लघु पत्रिकाओं में से पहली नए पत्ते उत्तरकालीन दौर के इसी नाम के संकलन पर नामित हुई थी। इस क्रम की पत्रिकाओं में से अंतिम प्रतिमान का सिर्फ विज्ञापन हुआ, प्रकाशन नहीं। रघुवंश और राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में विज्ञापन इसी योजना को लेकर रघुवंश के मन में कहीं कुछ वासना बनी रही और अनेक वर्षों बाद 1963 में क ख ग त्रैमासिक निकालकर उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा किया था। किन दो लोगों ने? रघुवंश जी ने। क ख ग विचारों के साहित्य को केंद्र में रखकर चलने वाले त्रैमासिक क ख ग के 25 अंक प्रकाशित हुए, जो लघु पत्रिकाओं की इस श्रृंखला में सबसे अधिक थे। परिमल और नई कविता सहकार के प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में निराला थे, तो उसे व्यवहारिक रूप में सहयोग देने वाले अज्ञेय थे। नई कविता नाम अज्ञेय का ही दिया हुआ है। अपने एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का पहले प्रयोग किया था। याद रखिएगा, नई कविता का पहले प्रयोग अज्ञेय जी ने किया था रेडियो वार्ता में, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 53 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। नई कविता के पहले अंक को लेकर साहित्य जगत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जूही की कली का एक सामूहिक रूपांतरण सामने आया। कवियों, समीक्षकों, विद्वानों और पाठकों में कविता के इस नए स्वरूप को लेकर आक्रोश, विभ्रम, संभ्रम और सहानुभूति की विविध अर्थ छायाएं संभव हुई थी। अनेक समीक्षाएं, टिप्पणियां लिखी गई।
नई कविता आधुनिक वैचारिक रचनाशीलता का प्रतिमान बन गई है। छायावाद में केंद्रीय व्यक्तित्व यदि श्रद्धा का था तो नई कविता में ईड़ा का। नई कविता शब्द अब एक व्यापकतर अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसमें कविता ही नहीं वरन इस पूरे रचना युग की प्रवृत्तियां व्यंजित होती है, जिन्हें समष्टि रूप में नवलेखन भी कहा गया है। इन रचनाकारों की क्षमता किसी एक माध्यम में नहीं अट सकी है। कविता, उपन्यास, नाटक, एक खास अर्थ में कहानी, गद्य रूप, साहित्य चिंतन, इन सभी माध्यमों में अभिव्यक्ति की नई तलाश जारी रही है। कविता इन सबके केंद्र में है तो इसलिए कि कविता की भाषा सबसे अधिक सर्जनात्मक होती है और इसी मायने में कविता सबसे अधिक साहित्य है। नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। यूँ मनुष्य को उसकी संपूर्णता में देखने और समझने की प्रतिज्ञा हर नए वैचारिक और रचना आंदोलन ने की है। 15वीं सदी के यूरोपीय पुनर्जागरण से लेकर के 20वीं सदी की हिंदी छायावादी कविता तक पुनर्जागरण का प्रधान बल समग्र मनुष्य, होल मैन की धारणा पर था। और आधुनिक हिंदी कवि भी कहता है कि जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चाल कर निकाला जाए। पर नई कविता में समग्र मनुष्य की ही बात नहीं कही गई वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। यह स्मरणीय है कि नई कविता युग का साहित्य पहली बार स्वाधीन और प्रजातांत्रिक देश में रचा गया है। यहाँ केवल वीर और श्रृंगार जैसे रसों में जीवन सीमित नहीं रह गया वरन छोटे से छोटे समझे जाने वाले अनुभव कणों की प्रासंगिकता पहचानी गई है। संस्कृत साहित्य में धीरोदात्त विशिष्ट व्यक्तित्व रचना के केंद्र में था। महाकाव्य का नायक होने के लिए यह बुनियादी शर्त थी। 19वीं-20वीं सदी के भारतीय नवजागरण ने सामान्य और तिरस्कृत चरित्रों को विशिष्टता दी। मेघनाथ, कैकेयी, उर्मिला, एकलव्य और कर्ण को इस प्रक्रिया में महत्व मिला। आधुनिक साहित्य तक आते आते चक्र पूरा घूम जाता है। अब साधारण चरित्र के वैशिष्ट्य को नहीं, उसके साधारण जीवन को ही रेखांकित करने का प्रयत्न है। महत्वपूर्ण है कि साधारण जीवन के चरित्र को अब विशिष्टता नहीं मिलती थी, उसके साधारण जीवन को रेखांकित करने का प्रयत्न किया गया था। इसी को नई कविता के प्रतिनिधि कवि रघुवीर सहाय, नई कविता के प्रतिनिधि कवि किसको मानते हैं? रघुवीर सहाय को मानते हैं, ने कहा है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। सारा का सारा जीवन की विशिष्टता को इन रचनाकारों ने आत्मीय बनाया है। माफी चाहती हूँ। मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली मतलब गर्व करने वाली, गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर के सरिता यह अभिनव शब्द, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यहाँ गर्वीली गरीबी का प्रयोग बरबस ध्यान खींचता है और भारतीय जिंदगी तथा समाज की एक बहुत बड़ी शक्ति को उजागर करता है। नई कविता इस सारे के सारे जीवन और गर्वीली गरीबी का काव्य है। तुक, छंद, यहाँ तक कि भाषा की अपनी लय के अलावा संगीतात्मक लय तक को छोड़कर वह कविता का अधिक से अधिक केंद्रीय और स्वायत्त रूप है। इस प्रसंग में अज्ञेय और नई कविता के पारस्परिक रचनात्मक संबंध को समझना जरूरी है। यह उल्लेख हो चुका है कि वर्तमान अर्थ में नई कविता नामकरण अज्ञेय का किया हुआ है और नए लेखकों की गोष्ठी परिमल से भी अज्ञेय का निकट संबंध रहा है। नए लेखकों की गोष्ठी परिमल ऊपर में चित्रित था। अज्ञेय और परिमल स्थापना दोनों 44 के निकट संबंधों ने मानव प्रयोगवाद से नई कविता का संक्रमण संभव बनाया, पर नई कविता के साथ अज्ञेय के संबंधों में कभी कभी तनाव भी आया है। यह जरूर है कि लेखक के मन में इस तनाव का अनुभव व्यक्तिगत अथवा व्यवहारिक स्तर पर न होकर रचनात्मक स्तर पर ही अधिक लगता है। इस प्रसंग में नए कवि का संबोधित अज्ञेय की एक कविता नए कवि के प्रति उल्लेखनीय है, जो पहले कल्पना में छपी और फिर बाद में अरियो करुणा प्रभा में संकलित हुई थी। नए कवि के प्रति जो पहले कल्पना में छपी थी और बाद में अरियो करुणा प्रभा में संकलित हुई थी। वस्तु के धरातल पर इस कविता में नए कवि के प्रति व्यंग्य, विद्रूप और आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई है। इससे और इस प्रकार की एक अन्य कविताओं को लेकर नए लेखकों में एक विक्षोभ और उत्तेजना का वातावरण फैला है, पर अज्ञेय इस विवाद में नहीं पड़े और
असुखद प्रसंग समाप्त हो गया। नई कविता के संक्रमण और विकास को अज्ञे ने संभव बनाया और उसे सहयोग दिया, पर बाद में उसकी चुनौती भी उन्होंने महसूस की। इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता को प्रेरणा और उत्तेजना मिली है। अज्ञे की उत्तरकालीन रचनाओं में संस्कृत और अंग्रेजी से प्रेरित भाषा के अभिजात्य से जो विमुखता है, उसके पीछे किसी हद तक रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और लक्ष्मीकांत वर्मा जैसे नई कवियों का नैतिक समर्थन समझा जा सकता है। नई कविता की चुनौती से अज्ञे को बल मिला, यह उनके व्यक्तित्व की प्रखर गतिशीलता और गहरी सृजनात्मकता का ही प्रमाण है। नई कविता की पहचान जहाँ से शुरू होती है, वहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं हैं। आरंभ में वे अनुभव की तीव्रता और उद्वेग उद्घाटित करती है, फिर क्रमशः भाषा के रचाव स्थिर और प्रशमित जाता है। इस बात को स्वयं कवि ने धीरे धीरे पकड़ा है और अब छीनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। काठ की घंटियां संकलन से यह उनकी रचना यात्रा शुरू होती है। यद्यपि कि बाद की कुआनो नदी की कविताओं में सर्वेश्वर फिर अधिक मुखर हो उठे हैं, इस अंतर के साथ कि अब अनुभव की तीव्रता के साथ पर समसामयिक संदर्भ प्रबलतर है। नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। सर्वेश्वर की लिपटा रजाई में नई कविता की यह आरंभिक रचना चिंता होना चाहिए। रचना चिंता अच्छी तरह रूपायित हुई है। कविता और जीवन के द्वैत की व्यंग्यपूर्ण चर्चा करके कवि ने तत्वतः उनके अद्वैत को उभारा है। कविता आरंभ होती है लिपटा रजाई में, मोटे तकिए पर धर कविता की कॉपी, ठंडक से अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़ मैंने इस जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कमबख्त जगा नहीं। लिपटा रजाई में और जीवन की गली गली के चित्र आरंभ से ही कविता और जीवन के तथाकथित अलगाव को व्यंग्यपूर्ण शैली में प्रस्तुत करते हैं। भाव लिए कमबख्त का प्रयोग कवि की इस मुद्रा को और सहज बना देता है। दो भाव स्थितियों को आमने सामने रखकर उसके तनाव से अर्थ को झंकृत करना नई कविता की विशिष्ट प्रक्रिया है, जो मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, लक्ष्मीकांत वर्मा जैसे कवियों की रचना में शक्ति का उत्स है। इस तनाव का आरंभिक सरल और आत्मीय रूप सर्वेश्वर में मिलता है। फिर कविता के सामने पत्नी का सूप, बच्चे का बिस्कुट का डब्बा, तरकारी का थैला और ऑफिस के समय धीरे धीरे सब कुछ ऐसे जमाया जाता है जैसे ये कविता का प्रतिरोधी तत्व हो। कवि अंत तक पहुँचते पहुँचते सीधा कहता है, यह सब लिखना पढ़ना कल्पना विलास है। फिर भी यह पता नहीं चल पाता कि इस प्रतिरोध में जय कविता की हुई या कि जीवन की। और तब धीमे से अर्थ की तह खुलती है और जय का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं मूलतः एक है। नई कविता के ऊपर लगाया जाने वाला समाज विमुखता का आरोप कितना निराधार है, यह ऐसी कविताओं के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। लोक संपृक्ति के मूल तत्वों को ध्यान में रखकर कहना होगा कि सर्वेश्वर ने नई कविता के लिए वह किया जो आधुनिक खड़ी बोली काव्य के आरंभिक युग में मैथिली शरण गुप्त ने किया था। तद्भवता, सर्वजनीनता और व्यापकता उनके कृतित्व के मूल गुण हैं। नए कवि की इस भूमिका को उनके इस काल की एक अन्य कविता में स्पष्ट किया गया है। मैंने कब कहा, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। मैं नया कवि हूँ, इसी से मानता हूँ चश्मे के तले ही दृष्टि बहरी होती है। इसी से सच्ची चोटें बांटता हूँ, झूठी मुस्कानें नहीं बेचता। यहाँ भी भाषिक और भावात्मक प्रतिरोध की वैसी ही प्रक्रिया है। सत्य की चोट और बाहरी दृष्टि और सच्ची चोटें और झूठी मुस्कानें एक दूसरे के आमने सामने आकर जीवन की गहरी विडंबना को उभारती है, जो नए कवि कर्म के एक मुख्य दायित्व है। इतिहास और संस्कृति की परतों में औसत भारतीय जीवन आज कितना पाखंडी हो गया है, इसको कवि निर्ममता पूर्वक उधार देना चाहता है। और इस निर्ममता के मूल में रचनाकार के अजस्त्र सहानुभूति है, जिसे कवि ने इस रूप में व्यक्त किया है, तो मैंने अपना कवि धर्म पूरा किया, चाहे मर्म सहलाया ना हो खुरेदा हो। सहज भावुकता और रसमयता की पिछली सघन काव्य परंपरा को नया कवि किस रूप में छोड़ रहा है, यह इन पंक्तियों के संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है।
और तब यह भी समझ में आता है कि नई कविता के आरंभिक दौर में उसका इतना तीखा विरोध क्यों हुआ। झूठी मुस्कानों के बाजार में सच्ची चोटें चला ले जाना एक नई मानसिकता की अपेक्षा रखता है, जो पाठक वर्ग में धीरे धीरे ही विकसित हो सकती है। नई कविता हिंदी साहित्य में इस नई मानसिकता का नाम है। मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। उनके दोनों आरंभिक संकलन सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर सहाय का सीढ़ियों पर धूप में, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। आत्महत्या के विरुद्ध, ये आपको क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, टीजीटी पीजीटी हो ये और एनटीए वाला हो, जो आपको ये सीढ़ियों पर धूप में आपको क्वेश्चन में मैचिंग में जरूर मिल जाएगा। तथा आत्मकथा के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, माफी चाहती हूँ, आत्महत्या के विरुद्ध, इस दृष्टि से नई कविता की सर्वथा नई क्षमता के सूचक है। सीढ़ियों पर धूप में के अनुभव चित्र अपेक्षया कोमलतर हैं, जबकि दूसरे संकलन में तो समस्त समकालीन जीवन राजनीति के अनेक विकट रूपों को साथ लिए हुए अंकित हुआ है, अकिंचन और सामान्य अनुभव की सार्थकता पर कोमल रूप में। इस कविता में द्रष्टव्य है शीर्षक है पानी के संस्मरण। कौंध दूर घोर वन में मूसलाधार वृष्टि, दोपहर घनाताल ऊपर झुकी आम की डाल, बयार खिड़की पर खड़े आ गई फुहार, रात उजली रेती के पार सहसा दिखी शांत नदी गहरी, मन में पानी के अनेक संस्मरण हैं। इन छोटी छोटी पंक्तियों में पानी की याद जैसे एक जीवन क्रम को उपस्थित कर देती है। एक तरह से पानी के रूप जीवन के वैविध्य को ही अंकित करते हैं और अपने संक्षिप्त चित्रांकन में भी अनुभव की गहरी तह खोलते हैं। ऋतु चक्र और तदनुसार बदलते परिदृश्य को यहाँ गतिशील जीवन के बिंब रूप में प्रस्तुत किया गया है और यह बिंबमाला अपने आप में प्रकृति का दृश्यांकन है। इस तरह दृश्य और बिंब को आंतरिक संपर्क इस संक्षिप्त से प्रकृति चित्र में जितना जीवन की अनंत संभावनाएं खोल देता है और पानी के संस्मरण और जीवन के संस्मरण एकाकार हो जाते हैं। प्रकृति और जीवन की संश्लिष्ट संरचना रघुवीर सहाय के काव्य विधान का स्वभाव है। यह संश्लिष्टता कवि के लिए कैसी अनायास है, इसे एक अन्य छोटी सी कविता में समझा जा सकता है। आज फिर शुरू हुआ जीवन कैसे फिर प्रकृति में शुरू होता है। माफी चाहती हूँ, फिर से देखिए। प्रकृति और जीवन की संश्लिष्ट संरचना रघुवीर सहाय के काव्य विधान का स्वभाव है। यह संश्लिष्टता कवि के लिए कैसी अनायास है, इसे एक अन्य छोटी सी कविता से समझा जा सकता है। आज फिर शुरू हुआ जीवन कैसे फिर प्रकृति में शुरू होता है और रचना का क्षण कैसे बार बार जीवन में अवतरित होता है। यह इस कविता की मूल भावभूमि है, जिसमें से जिजीविषा और रचना का अद्वैत उभरता है। आज फिर शुरू हुआ जीवन। आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। आज मैंने सूरज को डूबते देर तक देखा। फिर जी भर आज मैंने शीतल जल से स्नान किया। आज एक छोटी सी बच्ची आई, किलक मेरे कंधे चढ़ी। आज मैंने आदि से अंत तक एक पूरा गान किया। आज फिर जीवन शुरू हुआ। पाठ प्रक्रिया में लगता है कि शायद यही वह छोटी सी सरल सी कविता है जिसे पढ़कर कवि ने फिर जीवन की नई शुरुआत की है। संवेदनशील समीक्षक को यह भी भान हो सकता है कि यहाँ हिंदी कविता की भी एक नई शुरुआत हो रही है। यूँ कविता और जीवन के दो आमने सामने समानांतर दर्पणों में जैसे अनुभव अंतहीन हो जाता है, सिर्फ आवृत्ति नहीं करता वरन उसे गहराता जाता है। पिछली कविता की तरह यहाँ भी जीवन के छोटे छोटे मामूली ब्योरों को एक नई सार्थकता मिलती है, जो नई कविता की अपनी विशिष्ट भावभूमि है। सूरदास ने बाल्य जीवन के आकर्षणों का विस्तृत और व्यवस्थित और अतुलनीय वर्णन किया है और आधुनिक कवि एक पंक्ति के सहारे समकालीन जीवन की आपाधापी में बाल्य जीवन के थोड़े से उल्लास को अभिव्यक्त करता है। आज एक छोटी सी बच्ची आई, किलक मेरे कंधे चढ़ी। उल्लास को थोड़े से रूप में लेकर कवि ने उसे और प्रीतिकर तथा मूल्यवान बना दिया है। इससे अधिक के लिए शायद उसके पास गुंजाइश नहीं है। मेरा प्रतिनिधि सूक्ष्म व्यंजनाओं में राम मनोहर लोहिया के लिए लिखी गई है। मेरा प्रतिनिधि जो है ये किसके, राम मनोहर लोहिया के लिए लिखी गई है। आधुनिक हिंदी कविता यहाँ जैसे पहली बार संसद में प्रवेश करती है। किसके द्वारा, मेरा प्रतिनिधि के द्वारा। किसके लिए, राम मनोहर लोहिया के लिए पहली बार संसद में प्रवेश कर रही है। विरोध के द्वार से
कवि के यहाँ पानी के संस्मरण ही नहीं है, बढ़े हुए दरवाजे हैं और धंसते हुए चबूतरे, और फिर नेता तथा जनता के बीच संसद। कुछ इस क्रम में रघुवीर सहाय की काव्य यात्रा रही है। मेरा प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि है, इसलिए वह सामान्य जीवन को अर्थवान बनाता है, जैसे कि आधुनिक कवि सामान्य दैनंदिन जीवन को अर्थ देना चाहता है। नई कविता तथा नए समाज दर्शन की यह आंतरिक संगति और क्रिया प्रतिक्रिया है। प्रतिनिधि का वैशिष्ट्य इसमें है कि अर्थ भर जाता है पुरुष वह हम सबके निर्विवाद जीने में अर्थ भरना स्वचेतना के आधुनिक युग की एक प्रमुख व्यवहारिक और रचनात्मक स्तर की समस्या है। वीर और श्रृंगार के महिमान्वित जीवन के बाद सामान्य जन और सामान्य जीवन को जो सार्थकता की अनुभूति दे सके, वही आज का वास्तविक नेता और वास्तविक रचनाकार है। निर्विवाद जीने प्रयोग में दैनंदिन जीवन की जो निरीहता और निस्सारता व्यंजित होती है, वह रघुवीर सहाय की कुशल भाषा चेतना का बढ़िया प्रमाण है। आधुनिक यांत्रिक सभ्यता ने मनुष्य को भी यंत्रवत बनाया है, जो अपने में निर्विवाद जीता है। इस यंत्र मनुष्य को उसकी मनुष्यता वापस दे सकना नई कविता का एक प्रमुख दायित्व है। रघुवीर सहाय में आधुनिक युग के सच्चे कवित्व की पहचान यूँ भी की जा सकती है कि संचार माध्यमों के कई रूपों से निकटता जुड़े रहने के बावजूद उनकी मूल वृत्ति सनसनी को कवि ने अपने रचना क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया। उल्टे उनकी बोलचाल की भाषा का अपनी कविता में सृजनात्मक प्रयोग किया है। राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में ढाला है। यह समकालीन कविता की एक बड़ी उपलब्धि है, खास तौर से ऐसे परिवेश में जहां साहित्य अखबार नवीसी से उत्तरोत्तर आक्रांत होता जा रहा है और भाषा का रचाव ऐसा है कि या तो भाषा ही भाषा लगती है या तो फिर अनुभूति का सीधा संस्पर्श होता है। मतलब भाषा भाषा ही लगती है, अगर भाषा नहीं लगती है तो वो लगता है कि सीधे अनुभूत करके वो संस्पर्श डाल दिया गया है, मतलब अनुभूति ही है, बात एक ही है। भाषा और अनुभूति के इस अद्वैत ने रघुवीर सहाय के कृतित्व को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाया है। जिस बिंदु पर कविता और गद्य एक दूसरे के निकट आकर गद्य कविता में परिणत दिखते हैं, इस संदर्भ में यह भी स्मरणीय है कि तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद की ठेठ हिंदी परंपरा में रघुवीर सहाय अब गद्य कविता में भारतीय परिवार का अंकन कविता और गद्य की मिलावट के बीच आधुनिक संशोधनों के साथ करते हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि उनके परिवार में गुलमोहर और गौरैया शामिल है और वे प्रकृति तथा पशु पक्षी न होकर सघन मानवीय साहचर्य के रूप है। नई कविता में सतत रचना प्रक्रिया का आह्वान करने वाले लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त। इस अस्त व्यस्तता में उनकी शक्ति और सीमा दोनों है, पर किसी भी कीमत पर लक्ष्मीकांत स्थिरता को मूल्य नहीं मान सके। सन 53 का स्वागत करने वाली उनकी कविता सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता, देखिए उल्टा लिखा हुआ है, सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक नया संस्कार भी दिया। और हर समर्थ रचनाकार के लिए यह एक चुनौती है कि उनकी बदनामी क्रमशः समाज का संस्कार बन पाती है या नहीं। लक्ष्मीकांत ने स्थिर आकारों के प्रति विद्रोह करके बराबर एक उलूल जुलूल जिसे अपनी रचना के संदर्भ में उन्होंने अतुकांत कहा है और जो उनके प्रसिद्ध काव्य संकलन का शीर्षक भी है, को प्रोत्साहित किया है। पर कवि के इस अस्त व्यस्त अतुकांत व्यक्तित्व में एक बुनियादी आत्मीयता का भाव बराबर परिव्याप्त रहा है। जीवन का क्रूर आकर्षण उनकी कविताओं में कुछ वैसा ही है जैसा कि मुक्तिबोध में, पर तीखा व्यंग का तीखापन लक्ष्मीकांत में अधिक है। इस तीखेपन के साथ उनकी आत्मीयता का संस्कार बड़े समानुपातिक ढंग से संपृक्त है, जो कवि की रचनात्मक क्षमता का मूल स्रोत है। व्यंग और आत्मीयता की मिलावट का उदाहरण मेरा अपराध शीर्षक कविता की बंदिश में देखा जा सकता है। मेरा अपराध यह है कि मैंने कर्निश से गिरे हुए गौरैये के चूजे को फिर कर्निश पर रख दिया है। मेरा अपराध यह है मैंने बिना सिर उठाए और किसी चौखट से टकराए अपना सिर बचा लिया है ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। सिर को इतनी चिंता और कोशिश से बचाने के साथ साथ यह भी महसूस करते चलना कि यह कभी कभार ही काम आ सकता है, आज के युग में संवेदनशील है। मनुष्य की नियति का सच्चा और प्रभावी चित्र है, जहाँ सिर शोभा के लिए और बोझा उठाने के लिए पर सोचने के लिए कम है।
मुक्तिबोध की तरह लक्ष्मीकांत में फैलाव इतना अधिक है कि कलात्मक संगठन के लिए चिंता कम है। इसलिए लक्ष्मीकांत की कुछ कविताएं श्रेष्ठ और खरी रचना के रूप में नहीं वरन उनके कच्चे माल की तरह दिखाई देती है। शायद यही कारण है कि लक्ष्मीकांत सदैव संभावनाओं के कवि दिखाई देते हैं, कहीं पहुंचे हुए नहीं। समीक्षा की शब्दावली में यह बहुत बड़ी आशंसा भी मानी जा सकती है और बहुत तीखी आलोचना भी, पर विरोधी प्रकृति में का सम्मिलन तो लक्ष्मीकांत के व्यक्तित्व की मूल विशेषता है ही। नई कविता की मूल प्रतिभा अपेक्षाया छोटी कविताओं में व्यक्त होते रहने पर भी कुछ रचनाएं अपने प्रबंध परक रूप में पूरी व्यवस्था तथा क्षमता के साथ ऊपर उभरती है। इनमें से धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955, कुंवर नारायण का आत्मजयी 1965 नई कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अंधा युग इस रचना आंदोलन का आरंभिक दौरान लिखा गया एक युग काव्य है, जिसमें समकालीन जीवन के मूल्यगत विभ्रम को महाभारत कालीन कथा के बीच से अंकित किया गया है। नाटक और काव्य के तत्वों को समायोजित करके इस रचना में जीवन और संस्कृति के बुनियादी प्रश्नों को उठाया गया है। आस्था, सत्य, मर्यादा, नैतिकता जैसी पारंपरिक शब्दावली से जूझकर कवि ने नए युग को बोध विकसित करने का प्रयत्न किया है। प्रसाद और अज्ञेय की तरह जीवन की आस्था और सार्थकता की समस्या को भारती ने भी मनुष्य के सर्जन क्षमता से जोड़ा है। अंधा युग के अंतिम अंश की पंक्तियां हैं, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। मानवीय व्यक्तित्व की सुरक्षा और उसके स्वच्छंद विकास की मूल वस्तु नई कविता के इस दृश्य काव्य में कृष्ण की विराटता से लेकर प्रहरियों की अकिंचनता तक में व्यक्त हुई है। रचना की वास्तविकता शक्ति कृष्ण और अश्वत्थामा के चरित्रों की टकराहट से उपजती है। अंधा युग कविता है, नाटक है या कि दृश्य काव्य है, यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण और संगत नहीं जितना यह कि उसके रचना विधान का वैशिष्ट्य क्या है। यह विधान परंपरागत माध्यमों और उनके वर्गीकरण के संदर्भ में संश्लिष्ट है तो जाहिर है कि रचनाकार के मन में उमड़ते घुमड़ते बुनियादी सवालों और भाषा तथा संवेदना के जटिलतर होते संबंधों के साथ उभरा है। वृत्त के स्तर पर भी महाभारत कालीन कथानक और उसकी समकालीन संस्कृति यहाँ एक साथ जुड़ी हुई है। कई बार लग सकता है कि वास्तविक महाभारत की स्थिति अब है। व्यास के महाभारत में तो उसका काल्पनिक वर्णन भर था। यदि इस विधान को उसकी समग्रता में समझने का यत्न किया जाए तो लगेगा कि परंपरागत भारतीय महाकाव्य की उदात्तता और पश्चिमी नाटक विशेषतः ट्रेजेडी का संघर्ष का तीखापन एक साथ यहाँ कृष्ण और अश्वत्थामा के विरोधी युग्म को रूपायित करता है। युयुत्सु में समकालीन द्विधाग्रस्त मानव मन की पहचान है और इन सबके बीच खोज आस्था की ही, जिसके प्रतीक कृष्ण है। आस्था की प्रक्रिया संपूर्ण रचना के आंतरिक क्रिया प्रतिक्रिया से जुड़ी है, न कि किसी निरपेक्ष बनी बनाई स्थिति मूल या की चरित्र से। आस्था विकसित होती है तो समग्र अंधा युग में से जहाँ अनास्था का भी तिरस्कार नहीं, उनकी अपनी स्थिति है। गांधारी की कटुता को संवारते हुए विदुर अपने प्रभु कृष्ण को संबोधित करके कहते हैं, आस्था तुम लेते हो, कौन अनास्था लेगा, कौन अनास्था कौन। पुनः सुनिए, आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। यहाँ कवि की रचना समस्या अपने पूरे विराट संदर्भ में उभरती है, जिससे वह अंधा युग में बार बार टकराता है। आस्था अनास्था के बीच अंतर और संबंध क्या है। अश्वत्थामा, युयुत्सु और माता गांधारी केंद्र में कृष्ण को प्रभु और पुत्र दोनों रूपों में रखकर इस बुनियादी सवाल से जूझते हैं। रचनाकार की विशेषता इसमें है कि उसकी सहानुभूति समग्र और अखंडनीय है। वह जितनी कृष्ण के लिए है उतनी ही गांधारी, युयुत्सु और अश्वत्थामा के लिए। इसलिए फिर आस्था को अनास्था से बांट कर नहीं देखा जा सकता। अंधा युग के कृष्ण में प्रभु की दिव्य महिमा है या पुरुष की लौकिक शक्ति, यह प्रश्न भी बार बार उठता है, पर कवि अपनी ओर से कोई अंतिम समाधान नहीं देना चाहता। कृष्ण के व्यक्तित्व में निहित दूसरों का दुख भोगने की धारणा के पीछे कहीं ईसा मसीह का चित्र झलकता है तो अधिकतर श्रीमद् भागवत में वर्णित विराट लीला रूप है। और फिर पांडवों के प्रति सारी सहानुभूति के बावजूद कृष्ण का अपने को बार बार गांधारी के पुत्र रूप में घोषित करना है। कवि मानो यो कृष्ण जीवन के रहस्य को खोल कर भी उसे और गहरा कर देता है। हरि के रहस्यमय जीवन की है जरा अलग यह छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। आस्था का राजमार्ग नहीं बल्कि अपने द्वारा आविष्कृत छोटी सी पगडंडी कवि के लिए वरेण्य है। आस्था विराट रूप के साथ व्यक्तिगत संबंध है और वह कवि यहाँ हत्या, कूटनीति, षड्यंत्र और युद्ध के घात प्रतिघात के बीच इस संबंध और उसकी
प्रक्रिया को ही समझना चाहता है। अंधा युग बनाम आस्था, पूरी रचना का संघर्ष यही है। अंधेरे की शक्तियों से जूझने का उपक्रम अपने अपने ढंग से निराला में है, मुक्ति बोध में है, भारती में है। आधुनिक कविता का यह अपने में अपराजय समर है। आत्मजयी का गठन अपेक्षातया कमजोर पड़ता है। समस्या यहाँ भी बुनियादी मानव मूल्यों की है, जीवन और मृत्यु के मौलिक अर्थ की है। प्रकृति के मूल वस्तु जीवन और मृत्यु के प्रति जिज्ञासा है, और इसके निरूपण के लिए जो पुराण कथा नचिकेता और यम की कवि ने चुनी है, वह भी इसी समस्या को सीधे निसंग रूप में उठाती है। इसलिए कथा और वस्तु में समानांतरता होने के कारण वह कलात्मक तनाव पूरी तरह से नहीं बन पाता, जो रचना में अर्थ का मूल उत्स होता है। इसके बावजूद मानवीय नियति की सार्थकता का प्रश्न बड़े संगत भाव से कुंवर नारायण ने आत्मजयी में उठाया है। नई कविता में प्रबंध शैली की एकाधिक रचनाएं नरेश मेहता ने भी लिखी है, पर उन्हें विशेष सफलता अपनी स्फुट प्रकृति कविताओं में मिली है, जिनके साथ उन्होंने काव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। वैदिक संस्कृति और लोक जीवन के संदर्भों से प्रतीक लेकर कवि ने उन्हें बड़ी कुशलता के साथ मिलाया है, जिससे व्यक्तिगत प्रेम कविताओं में भी एक भावात्मक विस्तार की अनुभूति होती है। सरिताओं में सोम दूह रहा, वह अहीर मतवाला में यदि प्रकृति का विराट रूप है, तो प्रिया के जुड़े के फूल को देखकर अब लगता है कि वृत्त पर लगा फूल परम पुरुष के स्तवन के अनुरूप है। विधान की दृष्टि से संक्षिप्त कविताओं का कसाव अधिक आकर्षक है। ना होती तो मेरे पास व मैं होती तो, लेकिन जब होती तो ना जाने कहाँ होती हो। और यहाँ केदारनाथ सिंह से वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज का कक्षा का वाचन यहीं पर। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर लाभान्वित करेगी।